हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए फिर से जो है सेट नंबर 4 का 5वां पार्ट आपको जो है दिखाते हैं। इसमें 7 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब ये जो है 8वां सवाल आज से कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिखा है एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए। तो एकल झिर्री से प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप हम सेट नंबर 2 के 7वें के अथवा में जो चित्र हमने बनाया था उसी को बनाना था। ठीक है, अब हमसे कहा है तथा केंद्रीय विशिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केवल सूत्र लिखना है तो हमने ये लिख दिया। इन्होंने अगर कहा होता निगमित कीजिए तो हम निगमित कर देते। ठीक है, लिखिए तो लिख दिया। अब कह रहे हैं केंद्रीय विशिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख। तो केंद्रीय विशिष्ट को प्रभावित करने वाले कारक जो है 2 हमने लिख दिए हैं मुख्य। कहा है कि यदि झिर्री की चौड़ाई कम कर दी जाए, झिर्री की चौड़ाई यानी कि ये जो स्लिट होती है, हम ब्लेड से ऐसे करके एक बार चीरा लगाते हैं, तो उसको अगर उसकी चौड़ाई को अगर कम कर दिया जाए यानी ई का मान कम कर दिया जाए तो उचिष्ट का फैलाव 2 लैम्डा अपॉन ई का मान भी ये बढ़ जाता है। ठीक है, अब कहा है यदि झिर्री जो है श्वेत प्रकाश से प्रकाशित की जाए तो विवर्तन प्रतिरूप में एक केंद्रीय श्वेत उचिष्ट होगा जिसके दोनों ओर रंगीन बैंड होंगे। अब इसके बाद इसमें लिखा है कि विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होता है। तो आप ये लिख देना विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान। यहां हम लिख दे रहे हैं अधिकतम संभाव्य मान जो होता है, संभाव्य जो होता है वो 90 अंश होता है। आप ये याद रखना या लिख लेना, अधिकतम संभाव्य मान 90 अंश होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है इसी के अथवा में 8वें के अथवा में हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। आइए हम लिखते हैं द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। पूछा है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है वो बताइए। हाइगेंस ने किसी माध्यम में संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और निम्नलिखित 3 जो है परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिनमें से जो 2 आप आई हैं इसमें, तो इसे अभी हम लिख देंगे। इसमें लिखा है कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से निकलती है, कोई भी तरंग है स्रोत से अगर निकलेगी तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यदि माध्यम के कण कंपन की समान कला में होते हैं तो ये तरंगाग्र कहलाता है। इससे खींचा गया पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र। जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदुवत स्रोत लिया तो इससे खींचा गया, ऐसे करके तरंगे निकलती हैं, ऐसे ऐसे। तो इसके ये जो श्रृंग बनते हैं ऊपर वाले, ये इनसे जो खींचा गया पृष्ठ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं तरंगाग्र कहते हैं। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है यानी कि एक बिंदु के समान है, या जैसे ये बल्ब होता है बल्ब के समान है, तो गोलीय तरंगाग्र होगा जो अनंत पर जाकर या बहुत अधिक दूरी पर जाकर जो है समतल हो जाता है। अभी हम चित्र बना के बताएंगे आपको। अच्छा, दूसरी बात लिखी है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिसमें नई तरंगें सभी दिशाओं में फैलकर चलती हैं। ये लिखा है सभी दिशाओं में निकलती हैं या फैलकर चलती हैं। बात है इन तरंगों को ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं और इनकी चाल भी प्राथमिक तरंग की चाल के बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है, इतना स्क्रीनशॉट ले लें आप। तीसरी बात, तीसरा लिखा है यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए इन तरंगिकाओं का एनवलप यानी लिफाफा अर्थात उनसे स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचें। ये जो स्पर्श करते हुए हमने अगर पृष्ठ खींचा है, पृष्ठ खींचे तो उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ये अभी गोलीय है, यहाँ कैसा हो गया? समतल तरंगाग्र हो गया। अब इसमें पूछ रहा है हमसे, इसी क्वेश्चन में लगा हुआ है कि इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। चलिए ये भी हम हल करके लिखे देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। देखिए एक हम चित्र बना के आपको जो है समझाते हैं। मान लिया ये जो है माध्यमों को अलग करने वाला एक जो है पृष्ठ है। इस तरफ मान लिया हमने विरल और इस तरफ मान लिया हमने सघन है। ठीक है, तो विरल में प्रकाश की चाल जो है ज्यादा होती है जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है।
जैसे आपको वायु में दौड़ा दिया जाए तो आप तेज दौड़ लेंगे, अगर आपको जो है वहीं पानी में भगाया जाए तो आप धीरे धीरे दौड़ पाएंगे। इसी प्रकार आप जो है किसी भी निश्चित समय में दूरी भी कम तय कर पाएंगे सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा। ठीक है, तो मान लीजिए प्रकाश की दो तरंगें ये इस पर आपतित हुई हैं और ये अपने साथ में एक तरंगाग्र का भी निर्माण करते हुए चलता है। तरंगाग्र कैसा, ये देखिए ऐसे मान लिया ये है, ये बिंदु ए है और ये तरंगाग्र क्या है, बी है। अब यहां से एक हम अविलंब खींचे यहां से, और अविलंब खींचने के बाद जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक गई, ये देखिए अविलंब की ओर झुक गई। लेकिन ये देखिए इसके साथ में तरंगाग्र भी तो ऐसे हो जाएगा, ये तरंगाग्र ऐसे आ रहा था तो ये तरंगाग्र तुरंत आके यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ये बना दिया द्वितीयक तरंगाग्र, इसे हम कहेंगे ए डैश और ये होगा बिंदु बी डैश। अब आपको शायद पता हो आने वाली किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आई कहते हैं, ऐसे यहाँ पर आने वाली किरण और अविलंब के बीच में ये जो कोण बना वो होता है आई। तो ये भी आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टोटल होता है 90 और ये भी क्या होगा 90। देखिए हम आपको समझाते हैं, ये होता है 90 टोटल, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये आई है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आया, ये वाला 90 माइनस आई आया। अब ये पूरा क्या होगा, पूरा कौन होगा 90 का, और इतना इन्होंने घेर लिया है 90 माइनस आई का, तो हमें ये वाला कोण बताना है, ये वाला कोण बताना है, ये वाला। तो 90 में से 90 माइनस आई घटाएंगे तो 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई, 90 से 90 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल आई। तो वही हमने यहां पर लिख दिया है। ऐसे ही अगला समझिए, जाने वाली किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आर। अगर ये आर है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लिया विरल माध्यम में, ये विरल है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 और इसमें 4 प्रकाश की b1, और इस वाले माध्यम में अपवर्तनांक n2 और इसमें 4 प्रकाश की b2। लेकिन समय दोनों का एक ही रहेगा, किसके लिए, समय रहेगा इस वाली दूरी से इस वाली दूरी के लिए। ठीक, अब समझते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये आप अपने आप से लिख लेना, माना विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और अपवर्तनांक n1 है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, अपवर्तनांक n2 है। जितनी दूरी में b a से पहुंचेगी a डैश तक, उतने ही समय में a से b डैश तक पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, दूरी हमारे पास क्या है, बी ए डैश बराबर में बी ए डैश किसमें है, पहले माध्यम में, 40 की क्या आ जाएगी b1 और समय क्या मान लेंगे हम t। चलिए उसके बाद ए बी डैश अगर हम देखेंगे तो b2 इंटू में t, ये आप जो है मान यहां पर याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में अगर हम साइन थीटा लेंगे यानी कि साइन आई लेंगे तो साइन आई के सामने वाली भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी लंब है हमारे पास क्या, बी ए डैश, और बटे में कर्ण है हमारे पास ए डैश। ठीक, तो बी ए डैश की वैल्यू हमारे पास, बी ए डैश की वैल्यू यहां से हम देखते हैं b1t, और ए डैश की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये ऐसे ही रहने दिया हमने, समीकरण मान ली 1, ये हम यहाँ लिख देते हैं n2 b2 कितने समय में, t समय में। फिर से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश में,
ए डैश बी डैश में। अब कि हमें क्या लेना है, अब कि हमें लेना है साइन आर। साइन आर में आर के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, लंब हो जाएगी हमारे पास ए बी डैश, और कर्ण, कर्ण हो जाएगी हमारे पास सबसे बड़ी भुजा ए डैश। ए बी डैश का मान देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, ये होता है b2t अपॉन में ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब इसके बाद ही आपको हल कर देना है, बहुत आसानी से याद रखना। अच्छा, प्रकाश की किरण n1 से किस में जा रही है, n1 से n2 में जा रही है, तो जब हम अपर्तनांक लेंगे तो 1 से 2 तक लेंगे। अगर यहां से यहां जाते तो 2 से 1 लेते। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम ये मिटाते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास साइनाइड और बटे में साइन आर। 1 का मान है हमारे पास b1t बटे में ए डैश, फिर b2t बटे में ए डैश। ए डैश से ए डैश कट जाएगा, b1 बटा b2 बचेगा क्योंकि t से t भी कट गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास v इज इक्वल टू। अच्छा ये बताइए, चाल जो है अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर v1 ऊपर है तो n1 नीचे आना चाहिए, और अगर v2 नीचे है तो n2 ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अब आपको शायद पता हो, जब हम 1 and 2 लिखते हैं तो 1 and 2 क्या हो जाता है, n2 ऊपर लिखते हैं और n1 नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 2। 1 and 2 ही आप लिख सकते हैं, या तो इसे साधारण रूप से आप क्या लिख सकते हैं, n क्यों लिख सकते हैं, अगर आपने n2 को कोई माध्यम माना, n2 अगर आपने कोई माध्यम माना, माध्यम का अपवर्तनांक होता है n, n1 को अगर आपने वायु माना तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा केवल, तो यहाँ पर हमारे पास केवल n बच सकता है, और बट्टे में क्या हो सकता है, n, यानी कि n हो सकता है। कुल मिला के हमारे पास साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर क्या आया, n। ये आपको शायद याद हो, यही स्नेल का नियम है जो कि अपवर्तन के दूसरे नियम को मतलब कि परिकलित करता है। ठीक है, तो यही सिद्ध हो गया, यही लिख देना, यही अपवर्तन का क्या है, यही अपवर्तन का नियम है। कुल मिला के आप इसके सबकी जगह पर कुछ ना लिखो, तो यहाँ पर इसके बराबर में सीधे सीधे लिख देना नियतांक। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, इतना आप लिख दो बस, छोड़ दो, बस हो गया। बहुत ही सरल था ये। अगला देखते हैं, नवा सवाल। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे क्या है, तो आप इसका उत्तर लिख लें कि द्रव्य कणों से संबद्ध तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसमें कह रहा है कि इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला गुण क्या है कि जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है, लैम्डा वो m के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है, जिस कण का द्रव्यमान जितना हल्का होगा यानी कि कम होगा तो ये तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। ठीक, तो पहला गुण यही लिखा है कि हल्के कण से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है। दूसरी बात लिखिए, कम वेग से गतिमान, यानी कि तरंग दैर्घ्य जो है वो वेग के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर वेग कम होगा तो तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, दीर्घ होगी, अगर वेग कम होगा। अगली चीज लिख रहे हैं कि द्रव्य तरंगे कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती, यानी कि कण का आवेश है तो उस पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे भी नहीं है। ठीक, तो यही इसके प्रमुख गुण थे। तो अगला इसमें जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, डेरिवेशन टाइप का, वो भी हम करवाते हैं। देखिए आगे हमसे इसी में पूछा है कि अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर एक समान है तो किस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। तो आपको पता है
कि अभी गुण में पढ़ा था कि जो तरंग दैर्घ्य है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो द्रव्यमान जो है जिसका मतलब कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, और द्रव्यमान जिसका जो है अधिक होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि किस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। तो सबसे कम द्रव्यमान आपको देखो दिख रहा है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, और उससे ज्यादा ये है, और सबसे ज्यादा यानी कि प्रोटॉन का 4 गुना है, ठीक है। तो आप ये बताइए सबसे दीर्घतम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? जिसका द्रव्यमान कम उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, अतः इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा यानी कि अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे कम है, अधिक होगी क्योंकि इसका द्रव्यमान इन दो कणों की अपेक्षा कम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अथवा क्या लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि पीएन संधि में विभव प्राचीर व अवक्षय परत पर अग्र व पश्च दिशा में प्रभाव समझाइए। तो क्या होता है, जब अग्र दिशा में क्या होता है, अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, और पश्चिम दिशा में अवक्षय परत की चौड़ाई जो है अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि पीएन संधि जब करी जाती है, यहाँ से हम जब अग्र दिशा कराते हैं यानी कि प्लस से, और इधर हम माइनस से जोड़ते हैं, तो ये आगे की ओर बढ़ते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो अवक्षय परत की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन पश्चिम दिशा में इसे हम माइनस से जोड़ते हैं और इस वाले को हम प्लस से जोड़ते हैं, तो इसमें ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी कि अवक्षय परत की चौड़ाई जो है अधिक हो जाती है। तो इसी प्रकार अग्र दिशा में विभव प्राचीर कम हो जाता है, और पश्च दिशा में विभव प्राचीर अधिक हो जाता है। हमसे इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा है, संधि का पूर्ण तरंग दृष्टकारी आरेख बनाइए, और इसमें जो है इनपुट और आउटपुट धारा को भी अंकित कीजिए। तो चलिए हम इसको जो है अपने हिसाब से समझाते हैं, ये आप याद रखना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, और ये वाला क्वेश्चन जो इसके साथ में लगा हुआ है ये वाला हम समझाते हैं आपको। ये लिखा है, केवल हमें दिखाना है, ये हमारे पास प्राथमिक कुंडली होती है, मतलब प्राथमिक कुंडली होती है, यहाँ से हम जो है क्या करते हैं, जैसे थोड़ा दूरी पर बनाते हैं, ये है मेन स्रोत, ये यहाँ से हम ये कुंडली बनाते हैं, और ये जो है यहाँ पर द्वितीय कुंडली। ट्रांसफार्मर में आपने अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत सुना होगा, एक डायोड यहाँ पर लगा देते हैं P और N, एक डायोड इसमें पूर्ण तरंग, अगर अर्ध तरंग में देखेंगे तो एक ही डायोड लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, लोड प्रतिरोध R, यहाँ से हम जो है इसे आउटपुट के रूप में देते हैं। तो यहाँ से क्या जाती है, ये जाती है इनपुट AC के रूप में, और यहाँ से क्या मिलता है हमें, आउटपुट किस में मिलता है, DC के रूप में। हमें यही जो है दर्शाना था, यहाँ से धारा जाएगी और ये जो है धारा यहाँ पर हमें प्राप्त होगी, ठीक। अगर हमें आरेख के हिसाब से बनाना है तो यहाँ से AC को हम ऐसे करके समझा के बनाएंगे, लेकिन DC को हम क्या करेंगे, एक रेखा के रूप में ऐसे 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 यानी कि ऐसे या तो ऐसे समझा सकते हैं, ठीक है। बस यही हमें बनाना था। अब आज जो है ये सेट नंबर 4 पूरा होता है 5 भागों में, अगली बार आएंगे सेट नंबर 5 के साथ, ठीक है। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों को बताते रहिए। थैंक यू।